चलो आ जाओ। तो अब हम लोग एसएम का भी रिवीजन चालू करते हैं और अपना ऑर्डर ऑफ रिवीजन इसमें कैसा रहेगा हम पहले बता देते हैं 1 मिनट में। चैप्टर 1 से हम लोग चालू, जिस ऑर्डर में हम लोग पढ़े हैं ना, याद है किस ऑर्डर में पढ़े थे? चैप्टर 1 और 3 पहले किया था साथ में, वो संग में ही पढ़ना है, अपने संग में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर 2 में, फिर 4, 5, 6 साथ में चलेगा और उसके बाद 7 और 8, यही ऑर्डर में हम लोग का रिविजन भी चलेगा और रिकमेंडेड है कि रिविजन भी इसी ऑर्डर में करना चाहिए। चलेगा? तो अब चैप्टर 1 के साथ शुरू करते हैं। चैप्टर 1 था अपना इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहां पे हम लोग बस एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सा चैप्टर है, छोटा सा। इसमें अब एसएम का बेस्ट पार्ट ये है कि ईआईएस पढ़ने का अपना अलग स्ट्रेटेजी चलता था। पहले तरीका बता देता है 1 मिनट में। ईआईएस पढ़ने का तरीका अलग होता था, वहां पे हम लोग एक एक पॉइंट्स पे फोकस की, बार बार पॉइंट्स बोलते थे, हेड पॉइंट्स वहां याद होना बहुत जरूरी था, उसी पे मार्क्स मिलेगा। एसएम में हेड पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर एक क्वेश्चन में हेड पॉइंट्स ही हेड पॉइंट्स भरा हुआ है। तो उसमें हम लोग बस कीवर्ड्स को लाउडली बहुत जोर जोर से पढ़ते हुए चलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएम में क्या है, केस स्टडीज जो आता है ना, वो लिखना आना चाहिए। दो टाइप का क्वेश्चन होगा। एक होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तो बहुत सिंपल सा रहेगा, उसमें कोई पेन होगा नहीं। दूसरा रहेगा केस स्टडीज। अब वो भी अगर वैसे देखो एक हाइप बना दिया जाता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा लिखने में दिक्कत होता है, ये सब चीज है। पर उसको अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर सोच के देखो डायरेक्ट केस स्टडी पढ़ने सॉल्व करने लग जाएगा, ऑब्वियस सा बात है लिखने में दिक्कत होगा। तो केस स्टडी बेस्ट तब सॉल्व किया जाता है जब एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया जाए और उसके बाद केस स्टडीज लेके बैठो। करेक्ट? तो यहां जब हम लोग अभी से पूरा रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 to 8 का, वो किस तरीके से चलेगा, हम लोग कीवर्ड्स और जितना भी हेड पॉइंट जहां जहां पे जो भी है, एग्जाम्पल जो हम लोग रिलेट किए थे, वो सब के साथ रेफर करते हुए कीवर्ड्स को देखते हुए बोलते हुए आगे चलेंगे। और उसके बाद आएगा केस स्टडी सॉल्विंग का अप्रोच, जो हम बता देगा, वो अलग तरीके से होगा। करेक्ट है? इससे अपना एसएमबी फुल कवर हो जाएगा। डन? तो जाओ, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें पहला वर्ड जो हम लोग चालू किए थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके लिए हम लोग को 2 चीज चाहिए था, याद है? नंबर 1 स्ट्रेटेजी और दूसरा मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या लगता है? स्ट्रेटेजी, दूसरा मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी मतलब क्या, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां से क्वेश्चन पॉसिबल होगा वो अपना मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी 5 नंबर का। करेक्ट है ना? तो ये सब कहां यूज होता है, अगर ये एक एक लाइन पता हो, कोई भी केस स्टडी पूछ दिया ना स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो इंट्रोडक्टरी लाइन की तरह यूज होता है। क्लैरिटी है ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी, बोलो। स्ट्रेटजी मतलब क्या? सबसे पहले जनरल डेफिनेशन, इसको हम लोग रणनीति बोलते थे। क्यों रणनीति बोले? क्योंकि ये वॉर से ओरिजिनेट हुआ था, समथिंग टू डू विथ वॉर, एंड वॉर में गोल क्या होता है? जीतना, वेज टू विन ओवर द एनिमी। वही अगर बिजनेस में लगा दे तो क्या है? ऊपर देखो, 3 चीज ध्यान रखना है स्ट्रेटजी के लिए। एक प्लान ऑफ एक्शन है ना, गेम प्लान है, किस लिए जो बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एक प्लान ऑफ एक्शन जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाएगा, और उसमें क्या होगा? कॉप्स में क्या था? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, ऑपरेशंस कैरी आउट करना है स्मूथ वे में, और कंपनी का एक पोजीशन होना चाहिए। सी में 2 चीज होता था, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स से बेटर करना है, ऑपरेशन स्मूथली कैरी आउट करेंगे और एक कंपनी का पोजीशन बना हुआ रहेगा। तो ये लाइन बोलो, क्या था स्ट्रेटजी? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी? A strategy is a plan of action which cops use to achieve their objective. Simple, एक plan of action है जो cops use करेंगे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कॉप्स मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, कॉम्पिटिटर से बेटर होना है, ऑपरेशन स्मूथली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कैरी आउट होना चाहिए, और पोजीशन बना के रखेगा कंपनी अपना। डन है स्ट्रेटजी? इतना ही था। मैनेजमेंट में हम लोग देखते थे 2 चीज। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट माने 2 चीज। पहला क्या? वो लोग जो मैनेजमेंट लेवल का पार्ट बनते हैं, जैसे रिलायंस के लिए कौन? मुकेश अंबानी, वो मैनेजमेंट होंगे। वो लोग नेक्स्ट मुकेश अंबानी जो काम कर रहे हैं, उसको भी तो मैनेजमेंट का रोल दिया जाएगा, मैनेजमेंट का वर्ड टर्मिनोलॉजी दिया जाएगा, बस यही है। तो पहला वो इंसान, वो लोग, की ग्रुप हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस अफेयर्स, जो डे टू डे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये 2 काम करेंगे। पहला रिसोर्सेज को लेके आएंगे, इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेज। दूसरा डिसीजन मेकिंग के लिए इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, डिसीजन लेते रहेंगे। करेक्ट? थर्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आज के दिन सक्सेसफुल है, वो किसके पीछे है? कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट बोला जा सकता है। कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मुकेश अंबानी का काबिलियत, रतन टाटा की काबिलियत पे टाटा इंडस्ट्रीज। समझ जा रहा है? उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन में क्या आया? ये लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब
फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, ये लोग जो काम कर रहे हैं उसको भी बोलेंगे मैनेजमेंट। फंक्शंस एंड प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय दीज पीपल, उसको मैनेजमेंट बोलेंगे। इसका पर्पस, क्यों ये लोग ये काम करेंगे? टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब मुकेश अंबानी अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करेंगे क्या? लोगों से काम कराएंगे, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इन्फ्लुएंस पीपल टू मेक थिंग्स हैपन या टू मेक देम वर्क, करेक्ट। दो चीज, इंसान यानी द की ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस अफेयर्स, वो दो काम करेगा। पहला इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेज, दूसरा डिसीजन मेकिंग। और अगर कोई बिजनेस सक्सेसफुल है वो उसके मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस के कारण है, करेक्ट। सेकेंड, फंक्शंस। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? फंक्शंस एंड प्रोसेसेस जो वो लोग करते हैं, क्यों करते हैं? गोल्स अचीव करने के लिए। और इसको इन्फ्लुएंस प्रोसेस बोलते हैं, बाकी लोग से काम कराना है, टू मेक थिंग्स हैपन। इससे अपना आया था, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, स्ट्रैटेजी वर्सेस मैनेजमेंट। क्या स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट सेम टू सेम है? नहीं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उस वेन डायग्राम से देखो, लेफ्ट में डायग्राम बनाया था ना, बीच वाला पार्ट है जो ओवरलैपिंग करता है। मतलब मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजी को यूज करके काम करेगा ना, करेक्ट। तो स्ट्रैटेजी हेल्प करता है मैनेजमेंट को। स्ट्रैटेजी इज अ फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट यूज करता है, क्या चीज के लिए? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ वीकनेस को समझेगा, मेरे में क्या अच्छा है क्या खराब है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, थ्रेट्स को अवॉइड करेगा, कम करेगा। आईटीसी वगैरह का एग्जांपल से किए थे। स्ट्रेंथ क्या है आईटीसी का? फार्मर नेटवर्क का कंट्रोल, खुद का टोबैको ग्रो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन बहुत सॉलिड है। वीकनेस क्या है? डिपेंडेंस ऑन टोबैको पहले था, जिसको अब वो ओवरकम कर रहा है, करेक्ट। अपॉर्चुनिटी क्या है? टूरिज्म इंडस्ट्री, एफएमसीजी, रूरल इंडस्ट्री का ग्रोथ, ये सब अपॉर्चुनिटी आ रहा है। एजुकेशन इंडस्ट्री का ग्रोथ क्लासमेट के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। थ्रेट क्या है? थ्रेट गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्स रेट बढ़ा सकता है, एक्साइज ड्यूटी तो भरते ही रहता है सिगरेट्स के ऊपर में, करेक्ट। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट, बैन हो जाए, करेक्ट। कॉम्पिटिटर्स आए, चीप सब्स्टिट्यूट्स लेता नहीं है ना, करेक्ट। चीप सब्स्टिट्यूट यानी बीडी, वो भी बहुत बड़ा थ्रेट है, करेक्ट। बात समझ में? तो ये सब स्ट्रैटेजी के थ्रू मैनेजमेंट को पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक बार हम लोग अगर स्ट्रैटेजी बनाए, लेट से पढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाए, परफेक्ट बनेगा? कभी भी नहीं, वो कभी परफेक्ट नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होना होगा। दैट इज वाई एक साउंड स्ट्रैटेजी के लिए कुछ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इन अ साउंड स्ट्रैटेजी पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर, करेक्ट। पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्लान रहा 2 महीना का, पर 2 दिन बीमार पड़ गया तो क्या? पॉसिबल मिसकैलकुलेशन या अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, चलेगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या स्ट्रैटेजी क्या होगा? प्रोएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, या कैसा होगा? पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, यानी एक ब्लेंड होगा। देखो क्या बोला, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। पहला प्रोएक्टिव एक्शंस, करेक्ट। प्रोएक्टिव माने एक प्लान ऑफ एक्शन हम लोग बनाए शुरू में ही, अगला 2 महीना के लिए, 1.5 महीना के लिए, 1 महीना के लिए, इस तरह से एक पढ़ने का हम लोग शुरू से प्लान बना के रखे हैं, वो हुआ अपना प्रोएक्टिव एक्शंस। नेक्स्ट अपना आया रिएक्टिव एक्शंस। क्या होता है? जैसे सपोज करो यहां पे हम लोग प्लान बनाए, अब मान लो बीच में 2 दिन बीमार पड़ गया, कोई अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स आया है, जो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स आया है, बीच में बीमार पड़ गया 2 दिन के लिए, तो उसमें क्या करेंगे? रिएक्शन आएगा ना, रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, तो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो यहां पे हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होता है नॉर्मली? एक तो प्रोएक्टिव रहेगा जो हम लोग शुरू से प्लान करके बनाए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाला डायग्राम से रेफर करते हुए चलना, क्या बोलते हैं? प्लान्ड या इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, जो सोचे वो, जो प्लान किया वो। नेक्स्ट डे टू डे लाइफ में जब हम लोग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ तो भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि सब चीज हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते। देयर आर अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, बीच में कभी बीमार पड़ गया तो पढ़ने का प्लान चेंज होगा ना। अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, एयरटेल कभी सोचा था क्या जियो आएगा? नहीं। अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स कुछ होगा जिस वजह से स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा ना, मॉडिफिकेशन आएगा। रिएक्शंस, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि कुछ भी चेंज हुआ उस चेंज से अडेप्ट करना जरूरी है। डन है?
करेक्ट। तो पहला बस इतना लिखना है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन, जो हम लोग प्लान करके रखेंगे, इंटेंडेड स्ट्रेटजी होगा वो। नेक्स्ट, कुछ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स आए मार्केट में जिसकी वजह से रिएक्टिव बनता है ये, या अडेप्टिव बनता है। करेक्ट। अब जो प्रोएक्टिव जो हम लोग प्लान करते हैं वो कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। कुछ पास्ट में सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनाया होगा, सुबह उठ के अच्छा पढ़ाई होता है तो वो वाला स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्लैरिटी है? प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शन, या बोलने का मतलब पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस। और मार्केट में कुछ नया आ जाए, कोई कॉम्पिटिटिव सिनेरियो चेंज हो जाए, कोई मार्केट कंडीशन नया चेंज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड टर्न आ जाए, कोविड आया था, सबका स्ट्रेटजी बदला ना। करेक्ट। कोई अनएंटिसिपेटेड इवेंट हो जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन या एडजस्टमेंट लगेगा, उसको हम लोग बोले रिएक्टिव स्ट्रेटजी। तो कंक्लूजन में क्या है, एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाए जिसमें क्या हो, एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ विच इज बेस्ड ऑन पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। प्लान तो करेंगे पर साथ में यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि कहीं पे कोई पॉसिबल मिसकैलकुलेशन हो सकता है, तो रिएक्शंस के लिए भी रेडी रहो। करेक्ट। रिजिड नहीं रहेंगे। डन है बात? फ्लेक्सिबल रहेगा। क्लियर? तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है क्या करेगा, पहले डायग्राम नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन में डायग्राम बना देना। क्या डायग्राम? ये वाला। करेक्ट। लेफ्ट वाला हो गया प्रोएक्टिव, राइट वाला हो गया रिएक्टिव। करेक्ट। हम लोग को नॉर्मली क्या करना चाहिए, बीच वाला, क्राफ्टिंग अ विनिंग स्ट्रेटजी। चलेगा? चलो, इसके बाद आया था हम लोग का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? बोलो। उरी मूवी का रेफरेंस लिया था ना, तो उरी मूवी में क्या होता था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले हम लोग विजन बना के रखे थे। इंडियन आर्मी का विजन क्या था, इंडियन बॉर्डर्स को सिक्योर रखना ताकि लोग चैन से सो पाए, तो विजन बनाया उन लोग का। अब जब एक वो उरी पे अटैक हुआ था तो क्या विजन हिला था? विजन हिला था, तो एक कैबिनेट मीटिंग वगैरह बुलाया गया था कि भाई इसको अब देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सेट किए थे हम लोग वहां पे कि अब थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। थोड़ा संभल के हम वर्ड्स बोल रहे हैं, बाकी तुम लोग को पता है। ठीक है। थर्ड, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, वो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को खत्म करना। करेक्ट। अब डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, समझ रहे ना? तो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को खत्म करना था ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना था। क्या किया था विकी कौशल, वो लोग क्या किए थे मूवी में, 4 टीम में डिवाइड किए थे, 10-10 लोगों का एक स्ट्रैटेजी बना था। अलग अलग हेलीकॉप्टर था, वो हेलीकॉप्टर में भी इंडियन कलर नहीं था, अलग कलर था। करेक्ट। और वो लोग को लो फ्लाइंग जाना था, एक स्पेसिफिक रूट से जाना था, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को अवॉइड करते हुए। तो एक स्ट्रैटेजी बनाना। ये कौन सा स्ट्रैटेजी है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव। पहले से बना के रखें कि ये करना, इतने बजे निकलना है। 10 लोग का टीम में अलग अलग डिवाइड कर दिया। उन लोग का नाम भी था क्या, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, यही था शायद। करेक्ट। अब स्ट्रैटेजी तो बना दिया, एक स्ट्रैटेजी बना दिए, पर उसमें एडजस्टमेंट्स भी तो आया था। विकी कौशल वाली टीम में एडजस्टमेंट आया था। क्या? वहां पे एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का न्यूज आ गया था, तो वो लोग वापस घूम के आए। अब सोच के देखो, अगर वो लोग एडजस्टमेंट नहीं करते तो वापस लौट के आना पड़ता। पर किया क्या था, वो एक गुफा के सामने रुक के ऑन फुट गए थे। करेक्ट। तो एडजस्टमेंट आया ना। क्या ये सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा, गुफा से जाना पड़ेगा? नहीं। पर वो ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन कुछ एडजस्टमेंट आया, हाँ या ना? तो एक स्ट्रैटेजी बनाए और उसको इंप्लीमेंट किए, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही काम करने निकल तो गए थे, पर इंप्लीमेंट करते समय कुछ ऐसा हुआ जो हम लोग एंटिसिपेट नहीं किए थे, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। उस वजह से क्या हुआ, करेक्टिव एडजस्टमेंट लेना पड़ा। करेक्ट। करेक्टिव एडजस्टमेंट लेंगे तो ये हुआ रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। समझा किस तरीके से पढ़ना है? बस वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स। तो बोलो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? और ये सबसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के ले लो। पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर केस स्टडी पूछ दे। नॉर्मली लोग ये सबको स्किप कर देंगे कि ये सबसे तो क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, लग के तो देख के तो ये लगे ना इससे थोड़ी क्वेश्चन आएगा। पर केस स्टडी अगर कुछ भी आ जाए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, कोई भी केस स्टडी आ जाए, क्या बेस्ट पॉसिबल चीज ये नहीं है पहले तो डिफाइन करना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या? करेक्ट है ना? और वहीं पे एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, तुमको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो है ही है। समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा स्टार्ट मिलता है केस स्टडी को, ये सब चीज अगर पता हो। वरना हम लोग अब्रप्टली लिखेंगे आज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये होता है, स्ट्रैटेजी ये होता है, मतलब बहुत अब्रप्टली लिखेंगे। समझ में? और उसमें फिर सोचना पड़ जाता है, और जहां सोचने लगेगा ना एग्जाम हॉल में, वहां टाइम वेस्ट होने लग जाता है। समझ रहा है? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले बोलो क्या बना, एक विजन बना।
वो विजन, उड़ी मूवी का रेफरेंस, विजन था इंडियन आर्मी का बॉर्डर सिक्योर, अटैक हुआ तो विजन हिला, फिर एक ऑब्जेक्टिव बना कि टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को हम लोग खत्म करेंगे, उसके लिए कैबिनेट मीटिंग आया था, टीम्स में डिवाइड हुआ, एक स्ट्रैटेजी बना जिसको इंप्लीमेंट किए, फॉलो किए। फॉलो करते समय में कुछ अनएंटिसिपेटेड फेस करना पड़ा, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स आए जिसकी वजह से करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लिए और फिर कंटिन्यू किए। करेक्ट। इसके बाद हम लोग गए थे, 3 लेवल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। अब सारा का सारा काम एक जन तो नहीं कर सकता ना, तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। क्या 3 लेवल बोलो तो फटाफट से। एक आता है अपना टॉप मैनेजमेंट, ये ऊपर में आईटीसी का एग्जांपल लिए थे ना, तो आईटीसी में डिसीजंस कौन लेगा, मेजर डिसीजंस कौन लेगा, ऊपर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे होंगे। करेक्ट। इक्विवेलेंट टू, जैसे तुम लोग को आईटीसी का टॉप मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होगा, ऐसे समझो रिलायंस में रतन टाटा और उनका जो ग्रुप है, सॉरी भावनाओं पर, शब्दों पर नहीं, टाटा में रतन टाटा और उनका जो ग्रुप है, रिलायंस में मुकेश अंबानी और उनका जो ग्रुप है। करेक्ट है ना। तो इन लोग जो काम कर रहे हैं उसको, ये लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, क्योंकि यही है बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट टॉप लेवल। करेक्ट। उसके बाद ये लोग सारा काम तो नहीं कर सकते ना, तो फिर अब जैसे रिलायंस इतना बड़ा कंपनी है, इतने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में है, टाटा आईटीसी ले लो, अलग अलग उसका बिजनेस है ना, पेपर, एफएमसीजी, टोबैको और होटल्स। करेक्ट। तो ये चारों बिजनेस के लिए क्या टॉप मैनेजमेंट चारों को सुपरवाइज कर सकता है, नहीं कर पाएगा, उसका टाइम भी लिमिटेड है, दिन में 24 घंटा। तो उसके लिए वो एक और अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट किया, जिसमें एक हेड होगा टोबैको का, एक होटल का, एक एफएमसीजी का और एक पेपर का। ये लोग अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। क्या होटल वाला हेड रिस्पॉन्सिबल होगा टोबैको के लिए? अगर टोबैको में प्रॉफिट नहीं है, गाली किसको पड़ेगा? टोबैको वाले को। अगर आईटीसी का होटल बूम पे जा रहा है, मतलब बहुत ग्रो कर रहा है, तो वाह किसका होगा? होटल वाले का, टोबैको का नहीं, होटल वाले का। समझ में आया? तो इस लेवल को हम लोग क्या बोले, बिजनेस या डिविजनल लेवल। डिविजनल क्यों, बिजनेस क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग बिजनेस के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल है, और उसी चीज को हम लोग डिवीजन बोलते हैं ना। चैप्टर 7 में डिविजनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, डिविजनल या बिजनेस लेवल। उसके बाद अब टोबैको वाला हेड टोबैको के, ओवरऑल टोबैको के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर क्या वो डेली एक एक काम करेगा? टोबैको बेचेगा भी वही, खरीदेगा भी वही, बनाएगा भी वही? नहीं ना। वो क्या करेगा, वो सिर्फ बिजनेस को सुपरवाइज करेगा, पर उसके नीचे और लोग होंगे, नोन एज फंक्शनल लेवल। कोई एचआर होगी, कुछ लोग होंगे, कुछ परचेज वाले लोग होंगे जो टोबैको खरीदेंगे, ग्रो करेंगे, फिर सिगरेट बनाएंगे और बेचेंगे। तो सेल, मार्केटिंग, एचआर और क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, आईटी, ये सब लोग आ जाएंगे। करेक्ट। इसको क्या बोले, लेवल, फंक्शनल लेवल। क्यों फंक्शनल लेवल? कि यहां पे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है ना। सेल्स एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, परचेज, एचआर एक फंक्शन है, आईटी एक फंक्शन है, सारा फंक्शंस पढ़े। करेक्ट है, चमकेगा। बोलो 3 लेवल, तीनों का नाम। सबसे ऊपर में आता है टॉप मैनेजमेंट, नोन एज कॉर्पोरेट लेवल, उसके नीचे बिजनेस या डिविजनल लेवल, और उसके नीचे फंक्शनल लेवल। ऊपर वाले लोग को बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बीच वाले लोग को क्या बोलते हैं, बिजनेस मैनेजर्स या डिविजनल मैनेजर्स, और नीचे फंक्शनल मैनेजर्स। परफेक्ट। अब इनका काम क्या है, टॉप लेवल वाले लोग का काम क्या है कॉर्पोरेट लेवल में? 6 काम। पहले ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करेगा ना, ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी का रिलेटेड डिसीजन लेगा, डे टू डे का डिसीजन नहीं लेता है। 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 4 साल बाद क्या होना चाहिए, वो सब डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। नंबर 2, स्ट्रैटेजी तो ये लोग भी बनाएंगे, पर किसके लिए? पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बनाएंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आईटीसी में जो हो रहा है। अब ये डिसाइड करेगा ना कौन से बिजनेस में रहना है, कौन से में नहीं। जैसे अगर आईटीसी को होटल बिजनेस में जाना है, किसका डिसीजन रहा होगा? टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट का। तो किस बिजनेस में जाना है, किस में नहीं, ये डिसाइड किया। अब कोई भी बिजनेस में जाओ तो रुपया लगता है, रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, वो ये लोग एलोकेट करेंगे कि अगर मान लो कंपनी के पास 1000 करोड़ है तो किस बिजनेस को कितना मिलना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर ये लोग और क्या करेंगे, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे क्या चीज के लिए? ये लोग ही बिजनेस लेवल मैनेजर्स को अपॉइंट कर रहे हैं ना, लीडरशिप प्रोवाइड किया। करेक्ट। और अगर मान लो कहीं पे भी किसी को दिक्कत है तो वो तो टॉप मैनेजमेंट से जाके पूछेगा ना, समझ में नहीं आ रहा यहां क्या करना चाहिए। क्लैरिटी है?
क्लैरिटी है? कोई बात नहीं, वो सर पे नहीं गिरेगा, आजकल सेफ्टी फीचर रहता है, यहां पे ध्यान दे दो। समझना? बोलो कॉर्पोरेट लेवल ये हुआ। उसके बाद बिजनेस लेवल में क्या होगा? वो लोग भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पर किसके लिए? होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, किसके लिए? इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए, अपना अपना बिजनेस के लिए वो लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इसीलिए इसको बोले बिजनेस लेवल मैनेजर्स। और ये लिंक का काम करते हैं, ये वो कड़ी होंगे किन लोग के बीच? कॉर्पोरेट और फंक्शनल लेवल के बीच में ये लिंक का काम करते हैं। करेक्ट? टॉप स्ट्रैटेजी को लेंगे और उसको इंडिविजुअल कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज बना के फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को बताएंगे। क्लैरिटी है? थर्ड, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल। करेक्ट? थर्ड, फंक्शनल लेवल क्या करता है? बोलो। ये स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन जैसे एचआर, अकाउंटिंग फाइनेंस एक में आ गया, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और आईटी, परचेज, प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन, ये सब अलग अलग काम करेंगे अलग अलग लोग। स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। काम क्या करते हैं ये? फॉर्म्यूलेशन का या इंप्लीमेंटेशन का? इनका मेजर रोल इंप्लीमेंटेशन में रहता है। तब अगर ये लोग काम करेंगे, सेल डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, तब जाके टोबैको का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना, तब जाके आईटीसी एज अ होल का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। करेक्ट? तो ये लोग अपना अपना इंप्लीमेंटेशन करते हैं, नोन स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन। और जब ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ये लोग कस्टमर से ज्यादा क्लोज है? हाँ, कस्टमर, अगर कस्टमर को कंप्लेन है, किसको जाके बोलेगा? इन लोग को। दे आर क्लोजर टू द कस्टमर, और सिंस दे आर क्लोजर टू द कस्टमर, ये लोग क्या करेंगे? सिंस दे आर क्लोजर टू द कस्टमर, ये लोग क्या करेंगे? सिंस दे आर क्लोजर टू द कस्टमर, ये लोग को स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनना चाहिए, मतलब फॉर्म्यूलेशन का पार्ट बनना चाहिए। चलेगा? क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट कर सकते हैं। क्लैरिटी है? तो देखो, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल को क्या, कॉर्पोरेट लेवल यानी टॉप लेवल, उसका रोल क्या होता है? सबसे पहला वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग फॉर किसके लिए? होल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे आईटीसी लिमिटेड के लिए। फिर ये फोर्थ, ये डिसाइड करेंगे किस बिजनेस में रहना है, विच बिजनेस टू बी इन, विच नॉट टू बी इन। और अगर बिजनेस में रहने पैसा लगेगा तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिफ्थ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिक्स्थ, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। भाई बिजनेस में रहना ये तो बता दिया, पर वो संभालेगा कौन? उसके लिए बिजनेस लेवल मैनेजर को अपॉइंट करो, लीडरशिप अपॉइंट करो। समझ में आया? बिजनेस लेवल वाले लोग क्या कि सिर्फ दो काम, पहला इंडिविजुअल बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाया, टोबैको वाला अपना, होटल वाला अपना, उस तरह से बाकी लोग भी। और ये लोग ब्रिज या लिंक का काम करते हैं। टॉप लेवल का स्ट्रैटेजी को लेंगे, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को लेंगे, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बना के आगे कम्युनिकेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? और फंक्शनल लेवल क्या चीज किया? स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस कैरी आउट कर रहा है। उसके बाद ये लोग इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, और बिकॉज ये इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, दे आर क्लोजर टू द कस्टमर्स। कंप्लेन्स होगा तो यही लोग सुनेंगे, और सिंस कस्टमर अगर कंप्लेन करेगा, इनका फर्ज बनेगा ऊपर कम्युनिकेट करना, तो दे कैन जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज कि कस्टमर को दिक्कत आ रहा है, ये करना चाहिए। आइडियाज अगर ये जनरेट करेंगे तो क्या इनको फॉर्मुलेशन में इंक्लूड करना चाहिए? करना चाहिए, इंक्लूड इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। चलेगा? फुल क्लैरिटी है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे केस स्टडी बन के आ सकता है। चलेगा? इसके बाद दो क्वेश्चन हम लोग देखे थे इंपॉर्टेंट। अब ये आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, बात समझ रहे हैं? ये सब आएगा डायरेक्ट, अलग अलग चीज का अलग अलग कैटेगरी चलता है। ये आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या? इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और लिमिटेशन। याद है इंपॉर्टेंस को हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉकडाउन से। फर्स्ट लॉकडाउन में इंडिया जबरदस्त काम किया था। क्यों? क्योंकि वो प्रोएक्टिव था। जब कोई नहीं कर रहा था तब इंडिया कर दिया था। 1 महीना का लॉकडाउन लगा था, क्या होगा क्या नहीं, पर स्प्रेड रुका था। तो वी वर प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। पहले से सोच लिए थे, प्लान करके वो कर लिए। फिर क्लियर कट डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव था कि भाई यही हो रहा है, अभी सबको फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव मिला ना सबको, एक प्रॉपर डिटेल फ्रेमवर्क दिया गया था। कौन सब्जी वाले लोग कब खुलेंगे, होटल वाले लोग नहीं खुल सकते, रेस्टोरेंट्स वाले लोग मतलब, और अरे बाकी लोग का भी, मॉल्स बंद रहेगा, थिएटर्स बंद रहेंगे, सब कुछ। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा, तुम जा नहीं पा रहा था। करेक्ट? तो यहां पे क्या रहा? फ्रेमवर्क दिया गया फॉर डिसीजंस। उसके बाद मीनवाइल ये लॉकडाउन क्यों किया गया था? टाइम पास करने के लिए, घर में डॉल्गोना कॉफी बना के पीने के लिए। इंडिया को अपना हेल्थ केयर ठीक करना था। तो एक्ट एज अ पाथ फाइंडर,
मीनवाइल रास्ता खोजेंगे आगे कैसे डील करना है ये नया वायरस से, कोविड वाले टाइम का। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया, स्टेडियम को हॉस्पिटल बना दिया, पाथ फाइंडर का काम किया, करेक्ट। नेक्स्ट फिर क्या था, तो देयरफॉर क्या इंडिया का एवरेज लाइफ बढ़ा? उस समय लगता था सब खत्म हो जाएगा, करेक्ट। उस समय योलो मूवमेंट आ जाता था ना, यू ओनली लिव वंस। नहीं सुना क्या बात कर रहे, चलो। तो यहां पे क्या आया, अरे बोलो ना, यहां पे तुम लोग प्रवचन नहीं सुन रहा है। लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, करेक्ट। इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ा। उसके बाद मीनवाइल वैक्सीन रिसर्च वगैरह पे चलना चालू हुआ। क्यों? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वैक्सीन तो लगेगा ना, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, वो बात अलग है, अभी उल्टा भी आ रहा है वैक्सीन का न्यूज। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। अब क्या इतना ब्लैंक लुक क्यों दे रहे हैं? हाँ तो नहीं सुना तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? वैक्सीन वाला न्यूज आ गया, हार्ट अटैक रेट बढ़ चुका है। हाँ, जब से क्या इंडिया में न्यूज आया, न्यूज पे न्यूज आता है, वैक्सीन जब से लगा है हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया। दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। और मेरे को और कोइंसिडेंटली मेरा बूस्टर लगा हुआ नहीं था, अब हम लगा भी नहीं रहे। चलो, तो अगर नहीं लगा तो मत लगाना। चलो चलो, यहां पे आया कॉर्पोरेट, सुनो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। क्या वो अभी से अभी दर्द हो रहा है? ओ वो अलग रीजन है, पागल है क्या? चलो इधर, तुम लोग पे वैक्सीन का असर नहीं पड़ेगा, इधर आओ। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, वैक्सीन बन रहा है मीनवाइल, तो डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट देयरफॉर क्या हुआ, एक और पॉइंट था ना, हाँ, तो हम लोग का कोर कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ा था। हम लोग बाकी कंट्रीज से बेटर डील किए थे ना कोविड के साथ। एक तो इतना बड़ा आबादी और कंट्री इतना छोटा, हेल्थ केयर इतना छोटा, करेक्ट, समझ में? तो कोर कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो क्रिएट करने में हेल्प किया। एक बार फटाफट से पॉइंट्स रिपीट करो। पहला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फायदा, हम लोग प्रोएक्टिव होते, रिएक्टिव नहीं। देयरफॉर डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव सेट कर पाएंगे, क्लियर कट क्या होना चाहिए, डिटेल में फ्रेमवर्क रहेगा, काम कैसे करें, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस। फिर एक पाथ फाइंडर का काम करेगा, मीनवाइल क्या करना चाहिए, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनेगा और लॉन्जेविटी बढ़ जाएगा इससे। मीनवाइल कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करेगा, पता चलेगा कहां मिस्टेक होने का चांस है, बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे, जिस वजह से कोर कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा। इंडिया का फर्स्ट लॉकडाउन। अब जितना अच्छा पहला वाला था उतना ही बुरा सेकेंड वाला था। क्या हुआ सेकेंड वाला में? इंडिया कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, 2 दिन में सब भूल चुके थे कि कभी कोविड भी कुछ था। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, इसमें पता नहीं चलेगा 2 महीना बाद क्या होने वाला है। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेज, उस समय नहीं सोच पाए थे। 2 महीना बाद अभी सेकेंड वेव भी आ जाएगा, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेज। और जब सेकेंड वेव आ गया, सारा किया कराया में पानी फिर चुका था, वापस टाइम लगा सबको रिकवर करके नॉर्मल लाने पे, फिर से लॉकडाउन कर रहे थे पर उसका कोई फायदा नहीं था, तो फालतू का टाइम वेस्ट होने लगा। हाँ या ना, टाइम कंज्यूमिंग था, करेक्ट। और टाइम तो जो लगा सो लगा, उसके साथ साथ लोगों का खर्चा पे खर्चा लगे जा रहा है, तो कॉस्टली प्रोसेस, करेक्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, बिजनेस कोई भी कंपनी एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, कॉम्पिटिटर क्या करेगा कुछ नहीं पता। Therefore it is difficult to estimate response कि कौन क्या करने वाला है। एयरटेल को नहीं पता था जियो आके ऐसा कर देगा, करेक्ट। तो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेज, और बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है ये स्ट्रैटेजी वगैरह बना के प्लान करने में। अल्टीमेटली तो कागज का टुकड़ा ही बचा ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, और अपने पास इतना आईक्यू और बुद्धि नहीं है कि हम लोग करें, तो कौन करेगा? अरे तुम दिल पे क्यों ले रहे, तुम लोग पे नहीं था, जनरल। तो कौन करेगा? एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स के लिए पैसा देना पड़ेगा, कॉस्टली प्रोसेस, करेक्ट। क्लियर है यहां तक? अब लास्ट टॉपिक, इसमें तो एक ही टॉपिक बचा ना, ओह वाह, वेरी गुड। लास्ट टॉपिक क्या बचा इसमें? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बोलो, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ कॉर्पोरेट बोल रहा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में लगेगा? सभी में लगेगा, नॉन फॉर प्रॉफिट या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगेगा। और सबसे कॉमेडी बात ये आईसीआई बोलता है वो नॉन फॉर प्रॉफिट है, तो इसलिए बोल रहा है आईसीआई का एग्जांपल मत लेना, कभी समझ में नहीं आएगा नॉन कमर्शियल होता क्या है। हाँ तो क्या हो गया? चलो, ऑर्गेनाइजेशन में 2, एक कमर्शियल, दूसरा नॉन कमर्शियल या नॉन फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल वो है जिसका प्रॉफिट मोटिव होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील ले लो, बोलते हैं कि भाई हम लोग का प्रॉफिट मोटिव है, करेक्ट है ना। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, दोगलापन वाला बात नहीं है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, करेक्ट। जैसे कौन करता है? ओके,
चलो, तो नॉन फॉर प्रॉफिट या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो जिनका सोशल मोटिव रहता है या एजुकेशनल पर्पस रहता है या सोशल चैरिटेबल पर्पस रहता है। जैसे टीच फॉर इंडिया का नाम सुना है? टीच फॉर इंडिया, करेक्ट। लायंस क्लब, और पता है इतना सारा जितना भी ये लोग क्लब्स वगैरह है ना, वो लोग जिनके भी बाद में तुम एंड में क्लब देखोगे, उनका मैक्सिमम केस में नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव रहेगा, करेक्ट। तो अब ऑब्जेक्टिव तो इन दोनों कंपनीज का अलग होगा ना। प्रॉफिट मोटिव पहले का ऑब्जेक्टिव है, दूसरे का सोशल पर्पस है, लोगों का भलाई, समाज सेवा, करेक्ट। हाँ, क्लब्स, मैक्सिमम क्लब्स में आ जाता है ये रोल। नेक्स्ट इसके बाद लोगों का प्रॉफिट, लोगों का ऑब्जेक्टिव तो अलग अलग है, पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या नॉन फॉर प्रॉफिट लोग अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे, वो भी आराम से अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? अरे उनका भी तो कुछ विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स है, तो वो उनको बनाना है। उनको भी तो पैसा चाहिए डे टू डे काम करने के लिए, फाइनेंसिंग का रिक्वायरमेंट है, सोर्स ऑफ फंड लगेगा उनको भी। थर्ड, उनको भी अपना अवेयरनेस क्रिएट करना है, मार्केटिंग करना है, लोगों तक बात पहुंचाना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना है और ग्रो करने के लिए, ये सब काम उनको भी करना है। लास्ट, एनवायरमेंटल एनालिसिस, वो लोग भी स्वॉट एनालिसिस करेंगे। उनका कुछ स्ट्रेंथ होगा, वीकनेस होगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ थ्रेट्स होगा, तो उस हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट्स की वजह से इवन दे हैव टू गो फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सीधा सीधा केस स्टडी के लिए नोट लिखाया हुआ है। केस स्टडी में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अगले पेज में देखो ये वाला हेल्थ वेल नाउ वाला। इसमें क्या, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कर रहा था? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहा था, करेक्ट। रिक्रिएशनल था ना, हाँ, जिसमें योगा, एक्सरसाइज वगैरह, हेल्दी डाइट वगैरह। क्यों? समाज सेवा ना, लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है इससे, करेक्ट। तो क्या ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। इंट्रोडक्टरी लाइन, भले इसका ऑब्जेक्टिव अलग है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, पर इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूर से फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? वो सब पॉइंट जो अभी देखे, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ये भी बनाएगा। फंड्स इसको भी चाहिए, सोर्स ऑफ फंड्स का काम होगा, वो फंड्स को यूज करने के लिए मार्केटिंग ये भी करेगा, अवेयरनेस करेगा, और कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशंस और स्वॉट एनालिसिस या एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसको भी कर रहा होगा। क्लैरिटी है? और यहां पे 3 अलग अलग टाइप का एग्जांपल लिया, एक बार बस देख लेते हैं। इसमें ऐसे तो बनावटी पॉइंट्स लिखना है। 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, बोलो यहां क्या क्या दिया है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात किया, मेडिकल का बात किया, और गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स का बात किया। अब बोलो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे IIM, बैंगलोर और कैलकाटा, ये लोग को यूज करना है क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? हाँ करना है। क्यों करेंगे भाई? तो इनको भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करना है, इनका भी नाम हो, हाँ या ना? हाँ। तो क्या क्या करेंगे ये लोग? बस एक एग्जांपल। पहला तो भाई 100% प्लेसमेंट गारंटी होना चाहिए, तभी जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया तो मेरिटोरियस लोग आ जाएंगे। हो सकता है जो बहुत पढ़े, जिनको पढ़ने का बहुत इच्छा है और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, पर फंड्स नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, उनको मौका मिले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, ऐसा नहीं कि जमीन पे बैठ के पढ़ाई हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो तो पढ़ने में हेल्प होगा, वर्क एनवायरनमेंट बेटर होगा। थर्ड, लास्ट, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज है, आजकल जो स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगने लग गया है वो, और फिर वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कल्चरल प्लेसमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है ना, ताकि अलग अलग कंट्रीज में जाके लोग सीख पाए, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख पाए, करेक्ट। ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ये सब पॉइंट्स बढ़ाने वाला है, कोई बुक में नहीं लिखा है, बस सोचना कि क्या क्या होने से फायदा होगा, वो सब लिखना है, करेक्ट। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चाहिए क्या? हाँ, कि बेटर डायग्नोसिस हो पाए, मतलब बेटर तरीके से क्योर कर पाए। क्या क्या करेंगे वहां पे? क्या क्या करेंगे वहां पे बोलो? सबसे पहले कोविड के समय में क्या हम लोग जाके कोविड टेस्ट करा रहे थे? नहीं, वो डोर टू डोर सैंपल्स कलेक्ट किया था। तो पैथोलॉजिकल लैब, जो भी लैब्स होते हैं वो डोर टू डोर कलेक्ट करे, तब लोग कराएंगे। ज्यादा क्या, आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता, कोई नहीं कराएगा। नेक्स्ट, खुद का एम्बुलेंस प्रोवाइड करे, खुद का वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज प्रोवाइड हो, खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर हो, तब फायदा है। तुम लोग देखते हैं हर हॉस्पिटल में, अपोलो में ले लो जैसे, उसका ही अपना डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। डॉक्टर बोला ये आपको टेस्ट कराना है, तो वहीं पे ही करा लेंगे ना, तो डबल प्रॉफिट, हाँ या ना? और लोगों के लिए भी कन्वीनियंट है, कहीं और जाके वापस नहीं आना है, एक ही जगह, वन स्टॉप सोल्यूशन, सारा काम हो जाएगा, करेक्ट। तो एम्बुलेंस में कोई बैठ के आए, मतलब
थोड़ा चीप है ये, पर ठीक है। एम्बुलेंस में कोई बैठ के आए, डॉक्टर को वहीं पे दिखा दे, वहीं पे सारा टेस्ट करा दे, डायग्नोस्टिक सेंटर, और वहीं पे वो दवाई खरीद ले, केमिस्ट का शॉप भी उधर ही हो, वहीं पे दवाई खरीद ले। यहां लिखा नहीं, अपने लिख देंगे ना केमिस्ट ई मेडिसिन, और वहीं पे जो जितना भी कचरा निकला है उसके ट्रीटमेंट में, वेस्ट डिस्पोजल वहीं पे ही हो जाए। एक वन स्टॉप सोल्यूशन, सारा काम हो गया, करेक्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोग प्रैक्टो का नाम सुना होगा, या कोई भी मान लो ऑनलाइन कंसल्टेशन, वो डाउनलोड करो, वीडियो कॉल पे डॉक्टर को दिखा दो, करेक्ट। पर उसका अपना अपना लिमिटेशन रहता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट पे क्यों लगेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? भाई सबसे पहला वो हम लोग का पैसा यूज करते हैं, टैक्स पेयर्स मनी, तो अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए ना, ये पैसा जा कहां रहा है। हालांकि वो होगा नहीं, वो बात अलग है। इधर आओ, टैक्स पेयर्स मनी शुड बी यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। कैसे? इसका पर कुछ ड्रॉबैक आता है, इन ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ड्रॉबैक रहता है। क्या? पहला, सबसे पहला ऑटोनॉमी नहीं है इनके पास, इनको जो चीज गवर्नमेंट बोल दिया वही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, अडानी की तरह डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं नहीं, गवर्नमेंट का हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन जो कर रहे हैं बस वही करो, और ऑब्जेक्टिव्स को भी ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर बीपीसीएल बोलेगा हमको पेट्रोल छोड़ के लेट से इथेनॉल या कुछ और बनाना है, वो नहीं कर सकता। बात समझ रहा है? करेक्ट। आईआरसीटीसी बोलेगा हमको फ्लाइट बुकिंग में भी जाना है, तो नहीं, ऑब्जेक्टिव उनका लिमिटेड है, ऑल्टर नहीं कर सकता बिना परमिशन, और परमिशन लेने में कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, ये बात भी आ जाता है। तो बोलो ये ड्रॉबैक से मेरे को लगता है ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आ सकता है। एक्सप्लेन वेरियस ड्रॉबैक्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स व्हाइल अप्लाइंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या? 3 ऑब्जेक्ट। पहला, उनमें ऑटोनॉमी नहीं है, जो बताया गया बस उतना करना पड़ेगा, पूछ पूछ के एक एक चीज करना पड़ता है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते अनरिलेटेड बिजनेसेस में। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स को ऑल्टर नहीं कर सकता, जो है जो सेट किया हुआ बस उसको फॉलो करना पड़ेगा आंख बंद करके। डन है यहां तक? चैप्टर 1 पूरा क्लियर है 100%। चले चैप्टर 2 में, सॉरी 3 में आ जाओ। देन इससे रिलेटेड है, मिलता जुलता है चैप्टर नंबर 3, उसको चालू करते हैं। एक बेंच 2 बेंच पीछे चल जाना, गर्मी आ रही है यहां तक। चैप्टर 3, ये रहा चैप्टर 3। क्या बोला? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। चैप्टर 1 अभी हम लोग देख के आए, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जनरल चीज था, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 4 पॉइंट, 4 मार्क का एकदम क्लियर कट क्वेश्चन आ जाता है उससे। फिर वो नॉन फॉर प्रॉफिट या कमर्शियल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट केस स्टडी, हेल्थ वेल नाउ वाला। फिर एक जो देखे वो वाला क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल्स वाला, उससे भी एक केस स्टडी आ जाएगा, उसमें बोलेगा ये कॉर्पोरेट लेवल है, बोले इसका क्या काम है। समझ में आ रहा है? केस स्टडी कहां से आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आ सकता है, सब डिस्कस कर लेंगे। किया? नेक्स्ट चैप्टर 3 अब चालू करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। यहां से हम लोग एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चालू कर रहे हैं। कैसे बोलो? याद है वो मॉडल पढ़े थे? मॉडल ये रहा। इसमें एग्जांपल लिया था आईटीसी आज से 15 साल पहले सिर्फ टोबैको सिगरेट बना के बेचता। पेज नंबर आ जाओ 69 पे। यहां सिर्फ टोबैको बना के टोबैको से सिगरेट बना के वो बेचता आज से 15 साल पहले। तो रिस्क था ना उसमें? क्या? टोबैको कल को अगर गवर्नमेंट बैन कर दे तब तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, तो इसका नींद उड़ा हुआ रहता था। तो ये अपने लिए एक विजन बनाया। क्या विजन बनाया? कि डाइवर्सिफाई करेंगे, विजन बनाया, डाइवर्सिफाई करेंगे, उससे कौन सा बिजनेस में जाना है, हर एक का एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहला विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बनाया कि कहां जाना है। करेक्ट। अब ये कहां जाएगा वो कैसे डिसाइड करे? अपने आज को देख के, मतलब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। पहले वो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल इंटरनल होता है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, पहले वो अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को देखेगा। फिर मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है उसको एनालाइज करेगा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इन सबको मैच करके क्या करेगा? अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो पॉसिबल है वो बनाएगा। जेनरेट ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज, उसको हर एक को बैठ के एनालाइज करेगा, जो बेस्ट होगा उसको क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा कि अपने ये फॉलो करेंगे, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंट करने के बाद यहां तक तो प्रोएक्टिव अप्रोच चला, ध्यान आ रहा है? ये तो प्रोएक्टिव चला। इंप्लीमेंट करने के बाद कुछ ऐसा अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट आएगा, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेना पड़ेगा, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल।
जो सोचे थे वो हो रहा है क्या, अगर नहीं डिविएशन आ रहा है तो एडजस्टमेंट्स लो, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। क्लियर है, लिंकेज समझ में आ रहा है? तो बोलो 5 स्टेप क्या होता है इस मॉडल में। सबसे पहले विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बनेगा। फिर अपने आज को देखो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग माने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल माने इंटरनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। इसको, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाएंगे। जेनरेट, एनालाइज एंड सिलेक्ट स्ट्रेटजीज, अलग अलग स्ट्रेटजीज बना, जो बेस्ट है सिलेक्ट किया गया, फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल किया जाएगा। करेक्ट, यही इसी को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। पहला विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोकस है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा डायनामिक एंड अनसर्टेन रहेगा। आईटीसी के लिए क्या होगा अपॉर्चुनिटी, मान लो एफएमसीजी इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ आ रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे ना, आईटीसी का प्रोडक्ट्स यूज करना चालू करेंगे। करेक्ट, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आशीर्वाद आटा, लोकल आटा से आशीर्वाद आटा पे शिफ्ट करेंगे वो लोग। करेक्ट करेक्ट, टाइम पास वाले बिस्किट से अभी आएंगे सनफीस्ट में। करेक्ट, क्या आईटीसी का प्रीमियम प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो लोग का इनकम बढ़ेगा तो आईटीसी का सेल बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी, हाँ या ना। करेक्ट। नेक्स्ट, थ्रेट क्या है, चीप सब्सटीट्यूट, टोबैको का, सिगरेट का कॉम्पिटिटर बीडी वाला, बाकी कंपनीज, ये लोग सब थ्रेट है। नेक्स्ट थ्रेट, अगर गवर्नमेंट टोबैको को बैन करता है, आईटीसी का एग्जिस्टेंस एक बार के लिए तो हिलेगा। करेक्ट, तो ये था एक्सटर्नल एनवायरमेंट जिसका आईटीसी पे कंट्रोल है नहीं है। दे आर डायनामिक एंड अनसर्टेन, आईटीसी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग याद है पढ़े थे ना, पेस्ट या पेस्टल, मतलब ऐसे लिखा नहीं है पर बोलते ना पेस्टल एनालिसिस। पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, वापस ई इन्वायरमेंटल और एल लीगल लॉज। करेक्ट, जैसे जीएसटी आया, लीगल स्ट्रक्चर बदला तो किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान, गवर्नमेंट बदला पॉलिटिकल, किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान। करेक्ट है ना, इस पे डिटेल नहीं करते हैं। इकोनॉमिक, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, बैंक्स के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान। नेक्स्ट, सोशल, मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है तो किसी कंपनी के लिए फायदा जिसके फेवर में ट्रेंड जा रहा है। स्मार्टफोन का ट्रेंड आया तो फायदा था बाकी लोग के लिए, एमआई, सैमसंग, इन लोग के लिए नुकसान किसके लिए था, बेचारा नोकिया के लिए। करेक्ट, और बाकी सारा इस तरह से। क्लैरिटी आया। अब ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या हो रहा है, इंटरनल माने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, इंटरनल एनवायरनमेंट को देख रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, अब बोलो आईटीसी का इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या, आईटीसी का स्ट्रेंथ क्या क्या है। सबसे पहला, उसका बैलेंस शीट में कैश बहुत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकता है। नेक्स्ट, उसका कंट्रोल है रॉ मटेरियल्स पे, खुद का टोबैको ग्रो करता है, फार्मर नेटवर्क। थर्ड, उसका कंट्रोल है सेल्स के ऊपर में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। करेक्ट, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और एप्पल के लिए आरएनडी, एप्पल टेस्ला टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए आरएनडी उनका वो होगा स्ट्रेंथ। करेक्ट, और बोलो और क्या है इसमें, बस बाकी तो ऐसा ही मोस्टली। ब्रांड नेम हो सकता है मैगी के केस में। करेक्ट, लेड है पर भी मैगी खा लेंगे, मैगी ब्रांड नेम। करेक्ट, उसका स्ट्रेंथ है जो कोई हिला नहीं पा रहा है, समझ में आया। उसके बाद चलेगा। अब ये तो था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। ध्यान रखना, इन्वायरमेंट एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, और इंटरनल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल। करेक्ट, फिर आया फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग अलग अलग ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, अलग अलग ऑल्टरनेटिव निकाला, डेवलपिंग स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स। हर एक ऑल्टरनेटिव का डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, भाई इसमें सही क्या है गलत क्या है, प्रोज एंड कॉन्स सबका निकालेंगे। लास्ट में जाके एक समझ में आएगा कि कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट, यही हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 में पढ़ते हैं ना। लास्ट में जो अपना बेस्ट अवेलेबल स्ट्रेटजी है उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंटेशन, फॉर्म्युलेशन जो अभी किया वो तो दिमाग का काम है ना, आईक्यू चाहिए उसमें, ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए। करेक्ट, और इंप्लीमेंटेशन में क्या चाहिए, एफर्ट लगेगा। ऑपरेशंस का काम है वो टाइम लगेगा, ऑपरेशंस ओरिएंटेड काम है। स्ट्रैटेजी तो हम लोग 1 महीने में बना लेंगे, पर वो 1 महीने में 5 साल का स्ट्रैटेजी बना देंगे, पर काम तो 5 साल करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। तुम लोग मस्त एकदम सी इंटर का स्ट्रैटेजी कितने दिन में बना लिया था, 10 मिनट में, पर उसके लिए पढ़ना कब तक पढ़ा, अभी भी पढ़ना पड़ रहा है। क्लैरिटी आ रहा है ना।
मतलब हुआ कहां, भी तो पढ़ ही रहे, रिविजन कर रहे हैं ना, समझ में आया? तो ये था ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी। इसमें टाइम डिमांडिंग बहुत ज्यादा था, ये बहुत टाइम डिमांडिंग चीज है, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिमांडिंग चीज है, करेक्ट। और उसके बाद एक लास्ट में आता है, जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किए उसमें कुछ कुछ चेंजेस आएगा, कुछ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स आएगा, देखो एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स आएगा, जिस वजह से क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। अगर माइनर चेंजेस हैं तो कंटिन्यू कर लो वो माइनर चेंजेस के साथ, और अगर कुछ मेजर चेंज आ गया तब चेंज द स्ट्रैटेजी, पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। क्लैरिटी है 100%। इसके बाद ये हो गया। एक क्वेश्चन इसमें बस ये आता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाएगा, तुम लोग रिलेट नहीं कर पाएगा कहां से लिखना है, इसलिए मार्क कर लो। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जब चैप्टर 7-8 करेंगे वापस से रिलेट करा देगा एक बार। यहां पे क्या बोल रहा है, अगर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज को ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, बोलो क्या। पहला, कौन करेगा इंप्लीमेंट, लोग करेंगे ना, इंप्लॉयज करेंगे तो स्टाफिंग, गेटिंग द राइट एम्प्लॉयज जिसके पास स्किल्स हो, स्किल सेट हो, एक्सपर्टीज हो, काम करने लायक इंसान हो, लोग को लेके आएंगे। अब ऐसे ही कर देंगे बिना पैसा, पैसा भी चाहिए, बजट भी चाहिए, पैसा चाहिए, एम्पल रिसोर्सेज चाहिए, बजट। अब लोग मैनुअली करेंगे क्या इंप्लीमेंट, नहीं, ऑटोमेशन का जमाना है, उसके लिए चाहिए इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग लगाएंगे, बेस्ट पॉलिसीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रोसीजर्स यूज करेंगे ना, तो बेस्ट पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स यूज किया, जो भी इंडस्ट्री में सब लोग फॉलो करते हैं वही अपने फॉलो करेंगे, और वो जब फॉलो करेंगे सही से इंप्लीमेंट होगा। पर इंप्लीमेंट करते करते, इंप्लीमेंट करने के लिए एक वर्क क्लाइमेट चाहिए। याद है टाटा वाला हम लोग एग्जांपल लिए थे, टाटा फेलियर को भी एनकरेज करता है, रिवॉर्ड करता है फेलियर को, तो उससे डर नहीं लगेगा ना। और वही अगर मान लो जैसे एप्पल के केस में उसका उल्टा था, वहां पे अगर कुछ गलत बनाया तो जॉब लॉस होने का डर होता था, करेक्ट। तो जो वीक एम्प्लॉयज है उनको डर लगेगा, और जिनको पता है कि ठीक है उनके पास भगवान का दिया गया बहुत दिमाग है, वो लोग फिर भी रिस्क ले लेते हैं, समझ में। हाँ, अरे दत्त तरीके इधर आ। तो यहां पे क्या था, एक प्रॉपर वर्क क्लाइमेट या कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे टाटा वाला। उसके बाद वर्क क्लाइमेट क्रिएट कर दिए, डे टू डे लोग डिमोटिवेट होंगे ना, तो मोटिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, पर लीडरशिप, लोगों को अपॉइंट करो, मैनेजर्स को अपॉइंट करके रखो जो मोटिवेट करे लोगों को। जैसे कॉर्पोरेट लेवल में देखा था ना, कॉर्पोरेट लेवल का काम होता है बिजनेस लेवल मैनेजर्स को अपॉइंट करना। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में लोगों को मोटिवेट करते रहे, फॉलो करने के लिए एनकरेज करते रहे। सेंस बना? तो बोलो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स को देखेंगे। पहला, लोग चाहिए, स्टाफिंग, पैसा चाहिए, रिसोर्सेज, फिर उससे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स खरीदेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसको यूज करेंगे पॉलिसीज, प्रोसीडर्स, प्रैक्टिसेस बनाने के लिए, जिससे स्ट्रैटेजी बढ़िया इंप्लीमेंट होगा। और इंप्लीमेंट करने के लिए एक वर्क एनवायरमेंट चाहिए, वर्क कल्चर, क्लाइमेट। उसके बाद लीडरशिप अपॉइंट करेंगे ताकि वो लोग को मोटिवेट कर सके अच्छा काम करने के लिए। एकदम क्लियर? कुछ वर्ड्स पढ़ना है, वर्ड्स पढ़ेगा याद रहेगा, सारा कुछ अंदर तोता की तरह रटेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। करेक्ट है ना? डन यहां तक? इसके बाद हम लोग गए थे विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स पे। बोलो विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स के लिए शायद तुम लोग लिखा होगा, एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे, याद है? कहां लिखे थे एक बार बोल सकता है? ये रहा पेज नंबर 80 में ना, नहीं सॉरी 76 में। देखो 76 में हम लोग लिखे हैं, अगर हम लोग का अपना विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हो तो क्या होगा, और जियो, अगर जियो का रेफरेंस में भी एक ले लिए थे तब क्या होगा। तो पहले इसको देख लो, फिर विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स देखिएगा, तब क्लियर कट होगा। यहीं से तुम लोग को फीलर समझ में आने लगेगा। तुम्हारा विजन क्या आज के दिन में? सक्सेसफुल बनना, करेक्ट। बहुत पैसा कमाना है, इसका कोई परिभाषा है नहीं। तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है। हम लोग विजन बना तो लेंगे पर कभी अचीव नहीं हो, मतलब अचीव करने का ट्राई करेंगे, पर ऐसा कोई एक दिन नहीं आएगा जहां हम लोग बोलेंगे हाँ बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सक्सेसफुल बन गए, कभी नहीं बोलेंगे। करेक्ट। अदानी भी नहीं बोलता कि वो बहुत पैसा कमा लिया, तो वो अभी भी विजन अचीव कर रहा है ना अपना। करेक्ट है? तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, फ्यूचर ओरिएंटेड है विजन, सपना। नेक्स्ट, उस विजन को पाने के लिए अब तुम लोग बेड पे पड़ा पड़ा सोई सोई तो ये बात नहीं करेगा ना कि बहुत पैसा कमाना है। करेक्ट। पानी का बाल्टी मुंह पे फेंक के मम्मी बोलेगी पहले काम कर,
समझ में आया? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। आज के दिन तुम लोग क्या कर रहे हैं बहुत पैसा कमाने के लिए? सीए कर रहे हैं जिसमें फाउंडेशन खत्म हो गया, अब ये इंटर के लिए तैयारी कर चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। यहां लिखे थे तब अलग था, अभी अलग हो गया है। करेक्ट? अभी रिवीजन का टाइम है, सीए इंटर दे देंगे, उसके बाद आर्टिकलशिप होगा, फिर सीए फाइनल देंगे, फिर प्लेसमेंट होगा, मस्त पैसा कमाएंगे। करेक्ट? यही था। उसके बाद बोलो, ये तो अपना मिशन बन गया कि ये करना है, पर ये भी एक गोल्स में कन्वर्ट होगा ना। जैसे क्या गोल्स? क्या पहले सीए इंटर क्लियर करें, करेक्ट? या तो एक ग्रुप से या दो ग्रुप से, जैसे मतलब एक एक करके या एक साथ सीए इंटर क्लियर करें, फिर अपना आर्टिकलशिप चलेगा, प्रॉपरली वो करना है, फिर सीए फाइनल क्लियर करें। ऐसे ऐसे करके अलग अलग टाइम का गोल बना। करेक्ट? अब वो गोल जो बना है उसमें अगर हम लोग, अब गोल बन गया, मम्मी को जाके बोलेगा सीए इंटर क्लियर करना है, कब? ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना, कब? तो जब टाइम फैक्टर आ गया वो बन गया ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिकली अगर बोले तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव साथ में चलता है, पर एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, इसलिए यहां लिखा दिया टाइम फैक्टर अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव है। इस पे ये माया जाल है, इस पे मत जाना। 81 डेज अब नहीं बचा है तुम लोग के लिए, 18 मतलब ठीक है, 18 दिन भी ऐसा नहीं है, कितना 30, ओके 35 36 ऐसा, ठीक है ना? तो जब पढ़े थे तब का था। तो बोलो सीए इंटर इन जो भी 35 36 डेज, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। करेक्ट? और इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। नहीं, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए स्ट्रैटेजी बना, प्लान ऑफ एक्शन जो बहुत मेहनत से फॉलो किए, और उसके लिए बहुत पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए गए जो शायद फॉलो नहीं हो पाया होगा। फोन साइड में रख के पढ़ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, ये सब क्या है? पॉलिसीज विच हेल्प्स अस स्टडी बेटर। हाँ या ना? हाँ। तो ये वो पॉलिसी है जो अपने स्ट्रैटेजी को बेटर तरीके से अचीव करने के लिए या बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सेंस बना? क्लैरिटी है? यही। और सिमिलरली अगर जियो का बोले, विजन क्या है जियो का? डिजिटल इंडिया। इंडिया में सबके हाथ में मोबाइल फोन और इंटरनेट हो, चलता हुआ डिजिटल इंडिया। उसके लिए ये तो उसका ड्रीम है, विजन है। जब तक सबके पास नहीं पहुंचता तब तक पूरा नहीं होगा। पर उसके लिए वो कर क्या रहा है? जियो सिम कार्ड आ चुका है, जियो फाइबर आ चुका है, जियो फोन भी आ गया उसको सपोर्ट करने के लिए। करेक्ट? ये उसका मिशन है। आज के दिन वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट क्या है? अब उसका कुछ गोल्स होगा ना। क्या गोल्स है? मार्केट को कैप्चर करे, सबके हाथ में मोबाइल फोन हो जिसमें चलता हुआ इंटरनेट हो, और हर एक घर में फाइबर नेटवर्क हो। ये उसका गोल है। इसमें टाइम का बात किया नहीं। जहां टाइम का बात कर देगा, जैसे 15% मार्केट शेयर चाहिए 6 महीने में, टारगेट बेस्ड काम है ना ये। हाँ, तो जहां 15% मार्केट शेयर चाहिए 6 महीने में, तो वो बन गया ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद उसमें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो किया था? फ्री सिम कार्ड्स बांट के, वो 6 महीने साल भर तक फ्री सिम कार्ड्स बांटा था, तो लोग अट्रैक्ट हुए थे। करेक्ट? और इस चीज में क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो किया? वो एकदम भी पेपर वर्क नहीं रखा, तभी जाके लोग लाइन में लग के ले लिए ना। अब सोचो पेपर वर्क लगता तो एक दिन में 10 सिम कार्ड दे पाता। करेक्ट? तो जब पेपर वर्क नहीं था, कुछ नीचे आधार नंबर और अंगूठा छाप। करेक्ट? ये दोनों चीज से हम लोग का सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी बेटर इंप्लीमेंट होकर ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाए ना। क्लैरिटी है? अब हाँ, वैसे तुम लोग एग्जाम के जब एक दिन पहले पढ़ेगा ना, जितना आज ये बुरा लगा ना पढ़ के 36 डेज बचा है, उतना ही अच्छा लगेगा कि उस समय 3 दिन बचा हुआ सी इंटर खत्म होने के लिए, अगले दिन ESSM और बस FME को फिर बचेगा, तो तब अच्छा लगेगा। करेक्ट? हाँ, वो पेपर 8 है। आ जाओ, तो क्लियर है ना ये? तो इससे अब देखो विजन क्या होता है। एक फीलर आया, व्हाट इज विजन? बोलो। अरे अभी 3 दिन नहीं बचा है, तो उस दिन करना ना। चलो, विजन। विजन मतलब क्या? फ्यूचर ओरिएंटेड, वो ड्रीम की तरह बात होगा। वेयर इज द कंपनी इंटेंडेड टू गो, वेयर डू वी वांट टू गो, वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है वेयर। करेक्ट? कंपनी के फ्यूचर का बात किया, ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, कहां जाना है। और ये क्या चीज को ध्यान में रखते हुए बनता है? MTPC। M माने मार्केट, किस मार्केट में जाना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके जाना है, कौन से प्रोडक्ट्स में जाना है, और किस टाइप के कस्टमर को सर्व करना है। मार्केट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, कस्टमर, MTPC। इसके बाद विजन का, मिशन का अगर बात करें, विजन तो हुआ फ्यूचर, डायरेक्शन, फ्यूचर का बात कर रहा है। मिशन क्या था? प्रेजेंट का बात कर रहा है। व्हाट आर वी डूइंग एंड हु आर वी। करेक्ट? मतलब प्रेजेंट बिजनेस स्कोप का बता रहा है, हम लोग किस बिजनेस में आज के दिन एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट?
और इसमें भी एमटीपी से आ जाएगा हम लोग आज के दिन किस मार्केट में है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट में है, क्या बना रहे हैं और किस टाइप के कस्टमर को केटर कर रहे हैं। करेक्ट। दो टाइप का मिशन होता है, ध्यान है क्या। सॉरी एक मिनट, विजन में नेस्ले वाला पढ़ो, क्या था, टू बी फ्यूचर, टू बी लीडिंग न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। अगेन यहां पे हेल्थ एंड वेलनेस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का बात किया ना, मैगी बना के बोलता है न्यूट्रिशन छोड़ो, वो अलग बात है, बाकी भी वो बनाता है नेस्ले में। नेस्ले में वो बच्चा लोग वाला भी कुछ खाना बनता है ना, सेरेलैक, हाँ, तो वो सब हेल्थ एंड वेलनेस, इसलिए वो बोल रहे हैं। करेक्ट। वो भूल गया था बनाते समय कि मैगी भी हम लोग बनाएंगे कभी। और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स का बात किया। करेक्ट। समझ में। मिशन में क्या बोल रहा है देखो, वी आर मतलब प्रेजेंट, वी आर द वर्ल्ड माने मार्केट, वर्ल्ड मार्केट को केटर कर रहा है वो, वर्ल्ड लीडिंग न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। वापस से प्रोडक्ट कस्टमर्स का कहीं कहीं बात हो रहा है। और इसका मिशन एग्जैक्टली क्या है, गुड फूड गुड लाइफ। गुड फूड माने प्रोडक्ट ओरिएंटेड, अच्छा खाना बना के दे रहा है, गुड फूड। करेक्ट। और गुड लाइफ मतलब कस्टमर्स को अच्छा जिंदगी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कस्टमर ओरिएंटेड है, मार्केटिंग ओरिएंटेड। फर्क पता है। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में इंडियन रेलवे फॉर एग्जांपल क्या बोलेगा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, हम लोग रेल रोड चला रहे हैं, ट्रेन रन करते हैं। अगर मार्केटिंग ओरिएंटेड बोले तो क्या बोलेंगे, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन ऑफर कर रहे हैं। करेक्ट। एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, कार्गो को कैसे लिख दिया देखो। करेक्ट है ना। और इंडियन ऑयल में बोला क्या, हम लोग तेल बेच रहे हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और मार्केटिंग ओरिएंटेड में बोल रहा है कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी बेच रहे हैं, है वही चीज, बस उसको अच्छे से सजा दिया है मार्केटिंग ओरिएंटेड में। करेक्ट। और रेवलॉन में तो अलग ही बोल दिया था, प्रोडक्ट में बोलता है कॉस्मेटिक्स और मार्केटिंग में बोलता है वी सेल होप। तुम गिफ्ट कर सकता है, अच्छा गिफ्ट होगा। चलो इसके बाद ये हुआ मिशन। ठीक है। अब इससे आया था ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या होता है, दे आर परफॉर्मेंस टारगेट्स। टारगेट्स है, रिजल्ट्स है जो हम लोग को अचीव करना है, आउटकम जो हम लोग को अचीव करना है। यार्डस्टिक्स का मतलब पता है, बेंचमार्क की तरह काम करता है। टारगेट ये मीट करना है, अचीव करना है। तो इससे क्या वर्ड्स देखा, टारगेट है, रिजल्ट या आउटकम जो हम लोग को अचीव करना है, यार्डस्टिक्स का काम करेगा। बस ये वर्ड्स मार्क करना है। करेक्ट। उसके बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव, वैसे तो कहने को वो लोग इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, पर क्या कुछ डिफरेंस है। गोल्स आर पहले तो ओपन एंडेड, वो थोड़ा ब्रॉड होगा। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड क्लोज्ड एंडेड। करेक्ट। वो एकदम कॉन्क्रीट होगा। एक और डिफरेंस, गोल्स आर नॉट टाइम बाउंड, पर ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बाउंड। वो उसमें एकदम क्लियर कट टाइम गोल अटैच्ड होगा। फिर ठीक है, इतना तक तो। अब ये तीनों टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल है, वो देख लेते हैं। विजन में क्या है, दो क्वेश्चन, क्या क्या, एक एलिमेंट्स और दूसरा एसेंशियल्स ऑफ विजन। एलिमेंट्स में कुछ नहीं है, जो डेफिनेशन आया वही है। एलिमेंट्स माने कुछ नहीं, विजन है क्या है वो, फ्यूचर ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, वेयर आर वी गोइंग, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। करेक्ट। दूसरा, उसी से हम लोग विजन मिशन बनाए ना, उसी से अपना मिशन स्टेटमेंट बनता है, हु आर वी, व्हाट आर वी डूइंग। और थर्ड, जब तक ये विजन हम लोग लोगों को नहीं बताएंगे, उनको कैसे पता चलेगा। करेक्ट। उनको पता चलना जरूरी है, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटिंग द विजन इन क्लियर टर्म्स। नेक्स्ट, एसेंशियल्स का अगर बात करें, एसेंशियल्स माने क्या, एक लाइन लिखे थे। एसेंशियल्स मतलब समझता है, विजन को बनाते समय क्या क्या चीज ध्यान रखना है। विजन बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंट लोग बनाएंगे, लोअर मैनेजमेंट बनाएगा कभी नहीं, वो तो बस फॉलो करेगा। बनाएगा कौन, टॉप मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाता है उनमें आईक्यू अच्छा है, इंटेलिजेंट लोग बना रहे, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। नेक्स्ट, सोच समझ के लोग बनाएंगे ना, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, तो दे हैव टू थिंक क्रिएटिवली। क्यों, क्योंकि यहां फ्यूचर का बात हो रहा है। पास्ट का बात करना ठीक है, देख के बताना ये होगा या ये हुआ, पर क्या होगा या समझना है क्या होने वाला है, तो वो नहीं बता पाएगा कोई। नेक्स्ट, सोच समझ के इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं, और ये कंपनी में क्या करता है, कंपनी में डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और लोगों में जोश जगाएगा। डायरेक्शन बताता है, फ्यूचर डायरेक्शन एंड एंथुजियाज्म क्रिएट करता है अमंगस्ट द एम्प्लॉइज।
चलेगा? बोलो 4 चीज, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, इन दोनों से आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, और यहां पे लोग फंस जाते हैं फिर। एलिमेंट्स मतलब क्या? वो तो कुछ नहीं, विजन ही है। एलिमेंट्स पहले ऊपर वाला एलिमेंट्स, विजन क्या है? लॉन्ग टर्म चीज है, फ्यूचर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, वेयर आर वी गोइंग, उससे बनता है मिशन, हु आर वी, व्हाट आर वी डूइंग, प्रेजेंट का बात किया। फिर ये लोगों में कम्युनिकेट करना जरूरी है। एसेंशियल्स, विजन बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं। 2 पॉइंट इससे आया, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग। यहां पे हम लोग क्रिएटिवली सोचेंगे ताकि, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्या करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्यों? ताकि लोगों में जोश जगा सके। तो थर्ड, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द पीपल या टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इट क्रिएट्स एंथुजियाज्म, मोटिवेशन। चलेगा? मिशन में 2 क्वेश्चन है क्या? एक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट या रीजंस कि क्यों मिशन होना चाहिए। हर कंपनी में मिशन होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए? ये रहा, ऊपर हम लोग लिखे थे ना, मिशन बनाने से पर्पस मिलता है। इट हेल्प्स अस प्रोवाइड पर्पस, क्यों हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, रीजन मिला। इट हेल्प्स अस प्रोवाइड पर्पस, और उस पर्पस से हम लोग क्या बनाएंगे, उसको यूज करके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, और उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाए। अब स्ट्रैटेजी को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाते हैं? एक साउंड वर्क एनवायरमेंट होना चाहिए, और लोग होने चाहिए। लोग कैसे होंगे? उनको अच्छे से पैसा दो, मोटिवेशन बना के रखो लोगों में। करेक्ट? तो देखो यही आया पॉइंट्स। क्या आया? पहला, इट हेल्प्स अस प्रोवाइड पर्पस, हम लोग को पर्पस, हम लोग के लिए पर्पस लेके आता है। नेक्स्ट, उस पर्पस से हम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए वर्क स्ट्रक्चर यानी कुछ नहीं, स्ट्रैटेजीज बनाए। करेक्ट? पॉइंट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 4, वो स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट चाहिए, बेस्ट पॉसिबल मैनर में इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लाइमेट माने क्या? टाटा वाला वही, रिवॉर्ड्स फेलियर। तो एक क्लाइमेट बनाएंगे, एनवायरमेंट या वर्क कल्चर, और उसी के साथ क्या चाहिए? पैसा लगेगा इंप्लीमेंट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करना होगा। अच्छा, अगर कॉम्पेंसेशन देंगे, बीच बीच में बोनस देते रहेंगे, लोग मोटिवेट होंगे। एक ही मोटिवेशन है, पैसा। करेक्ट? लास्ट पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग मिशन, ये गाइडलाइंस है। मिशन बनाते समय क्या क्या चीज सोचना है या क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दोनों समझ गया ना, मिक्स नहीं होगा ना। पहला वाला था इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन, व्हाई इज द मिशन स्टेटमेंट नेसेसरी। नेक्स्ट वाला है मिशन बनाते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे। पहला, वो यूनिक होना चाहिए ना, कॉपी पेस्टिंग वहां नहीं चलेगा। यूनिक होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है वो बता रहा है, ओन आइडेंटिटी। करेक्ट? और इससे क्या हो रहा है? एमटीपीसी फोकस, क्या चीज को ध्यान में रख के बनाएंगे? एमटीपीसी किस मार्केट में है, क्या टेक्नोलॉजी में है, क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और क्या किस टाइप के कस्टमर्स को केटर करते हैं। एमटीपीसी फोकस। चलेगा? इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या है, इसमें एक क्वेश्चन पॉसिबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कैसा होना चाहिए वो? स्मार्ट। एस मतलब, एस माने स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मेजरेबल होगा, ए अटेनेबल या अचीवेबल होगा, आर रेलिवेंट, यहां नहीं है रेलिवेंट, ई आईएस में चलता है, यहां पे है। ऐसे रेलिवेंट भी लिख सकता है, गलत पॉइंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव शुड बी रेलिवेंट। वेस्ट ऑब्जेक्टिव मतलब जो अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव बना के क्या फायदा। तो रेलिवेंट एकदम सही है, पर साथ में एक और आर भी जोड़ लेना, रिसोर्स लगेगा ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। करेक्ट? रिसोर्सेज। और टी, टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड होना चाहिए। एक टाइम होगा, ऑब्जेक्टिव का खासियत ही यही है, टाइम फ्रेम होता है उसमें। करेक्ट है ना? SMART। और लास्ट में चैलेंजिंग होना चाहिए। ऐसा इजी ऑब्जेक्टिव बना के क्या कर लेगा। करेक्ट? ऐसा बीकॉम वाला ऑब्जेक्टिव नहीं। करेक्ट है ना? तो तुम लोग का चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, खुश हो लोग। चलो यहां तक डन। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीज था, इसलिए इसको एक बार देख लिए। अब एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है। ये हम लोग जियो का एग्जांपल लिए थे, ध्यान है? जब मुकेश अंबानी जियो लॉन्च करने वाले थे, तो कुछ एक नीड दिखा होगा ना उनको मार्केट में, किस चीज का नीड है। करेक्ट? क्या दिखा होगा कि अभी भी डेटा बहुत महंगा है। रूरल एरियाज में देखे तो लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन ही नहीं है, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। एक नीड दिखा, हर एक के हाथ में फोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, नीड दिखा। उस नीड से आया आइडिया कि अगर हम लोग डेटा सस्ता निकाल दें तो सब लोग के हाथ में फोन आ जाएगा।
और आइडिया आया, तो उस आइडिया से उनको पर्पस मिला ना, हाँ अब यही करना है, तो बना जियो। करेक्ट। जब जियो बना तो वाई क्लियर था ना, क्यों बना रहे हैं जियो, वाई क्लियर था उनके दिमाग में, पर्पस मिला, इंटेंट क्लियर है। इंटेंट समझता है ना, इंटेंशन, क्यों कर रहे हैं हम लोग कोई भी चीज, तुम लोग को क्लियर है ना, सीए क्यों कर रहा है, बस वही इंटेंशन। करेक्ट। इंटेंट क्लियर है, वाई पता है। अब उस वाई के लिए वो क्या किए, पहले कॉर्पोरेट लेवल में विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना। करेक्ट। तो विजन और मिशन बनाए, कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग यही करते हैं और करेंगे क्या, वो बना दिए विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स। अब जियो का एक डिपार्टमेंट बना। करेक्ट। तो उस डिपार्टमेंट में क्या हुआ, बिजनेस को डिफाइन किया कि भाई किस बिजनेस में हम लोग को रहना है। हम लोग को पहले टेलीकॉम प्रोवाइड करना है, फिर ब्रॉडबैंड जियो फाइबर प्रोवाइड करेंगे, और अब धीरे धीरे वो लोग जियो मार्ट और सब कुछ धीरे धीरे में चले जा रहा है, जियो न्यूज और पता नहीं क्या क्या आ गया है। करेक्ट। और उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद सब लोग अपना क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बना के रखेगा। देखो इंटेंट माने क्या, पर्पस फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर, वो क्यों एग्जिस्ट करता है, पर्पस यानी वाई। ऊपर देखे थे ना, नीड आया जिससे अपने को एक नीड है, जिससे अपने को एक आइडिया आया, वो आइडिया से पर्पस मिला, मतलब वाई। करेक्ट। और इसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट आया, पर्पस या वाई, क्यों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, इंटेंट। उस इंटेंट से कॉर्पोरेट लेवल क्या किया, विजन बनाया, मिशन बनाया, ये अभी हम लोग बहुत डिटेल में देख के आ चुके हैं। फिर बिजनेस लेवल वाले लोग क्या किए, बिजनेस को पहले डिफाइन किया कि क्या क्या हम लोग को जियो में करना है, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करना है, और बिजनेस मॉडल बनाया, स्ट्रैटेजी बनाया उस प्रोडक्ट्स को, मतलब उस क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बनाया कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में जियो को ग्रो कर सके, ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। करेक्ट। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो बनाता ही रहेगा अचीव करने के लिए। तो देखो विजन मिशन अभी हम लोग बढ़ के आए थे, ये कॉर्पोरेट लेवल का काम था। नेक्स्ट बिजनेस लेवल का दो काम, बिजनेस डेफिनेशन और मॉडल। बिजनेस डेफिनेशन वही देखो, एमटीपीसी, कौन से मार्केट में रहना है, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या कस्टमर, कौन से किसको केटर करना है, बना दिया, एक्सप्लेनिंग द बिजनेस। फिर बिजनेस मॉडल, मतलब क्या स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे ताकि बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम हो सके, ताकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, मीट हो सके। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये हर जन अपना अपना बनाएगा। क्लियर है, ये वाला भी हो गया। अब एक चीज जो इसमें बचा है वो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। देखो चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ के आए 3 लेवल, क्या, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, ये हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ के आए। तो कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, कॉर्पोरेट वाले लोग क्या करेंगे, टॉप लेवल डिसीजन लेंगे। जब वो लोग टॉप लेवल डिसीजन लेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल वाले लोग क्या करते थे, एक ब्रिज का काम किया, किसका कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल के बीच में एक ब्रिज का काम किया, तो वो ब्रिज है। फंक्शनल लेवल वाले लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे डिसीजंस को, वही डिसीजन जो ऊपर से बन के आया उसको इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। करेक्ट है। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, क्या है, डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, ये तो मैनेजमेंट करेगा ना, मैनेजरियल प्रोसेस जो क्या करेगा, जिसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो 3 पार्ट है इस डेफिनेशन का, क्या, एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन निकाल रहे हैं आउट ऑफ अवेलेबल कोर्सेज, सेवरल अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। 2 क्या, किस लिए निकाल रहे हैं, फॉर टू अचीव या टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। क्लैरिटी पूरा। उसके बाद मेजर डिमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या है, यहां पे न्यूमोनिक देखे थे ना, क्या, एमआरएफ एक टायर बनाने वाला कंपनी है, पर अगर वो तेल निकालने चले जाए तब उसको क्या बोलेंगे, क्या वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि एमआरएफ को तेल निकालना चाहिए, कौन करेगा, एमआरएफ का टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग। तो इसीलिए इसको बोले स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। एमआरएफ अगर तेल निकालने लग रहा है, इट इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, इट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। एम मतलब क्या, मल्टी फंक्शनल या मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी अगर ये लोग डिसीजन लेंगे किसी एक डिपार्टमेंट को इंपैक्ट नहीं करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा। आर रिसोर्सेज लगेगा ना ये लोग का डिसीजन में, बड़ा बड़ा रिसोर्स लगेगा, कोई नया बिजनेस में जाना है, पैसा चाहिए, रिसोर्सेज माने क्या, फंड्स, पैसा, मॉनेटरी एंड लोग, एम्प्लॉइज,
करेक्ट। उसके बाद आर डन, एफ फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, ये टॉप लेवल वाले लोग हैं, पास्ट का काम नहीं करते, फ्यूचर का काम होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड। टेल में टी, कौन करेगा ये, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट आएगा, वही लोग कर रहे हैं। ई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस रहेगा, ऐसा नहीं है कि इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं देखेंगे, पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे एक्स्ट्रा फोकस रहेगा। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तभी बिजनेस में जाएंगे ना, अगर थ्रेट है तो नहीं जाएंगे, उसको ओवरकम करने का ट्राई करेंगे। डन। और एल लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, ये लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो कभी शॉर्ट टर्म नहीं होगा, चलो एक साल सिगरेट बनाते फिर बंद कर देंगे, वैसा नहीं होगा। वो एक नया बिजनेस में जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग टर्म फोकस है। बोलो एमआरएफ अगर तेल निकालने जा रहा है तो वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। एम यार रुको, पहले डेफिनेशन बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग? इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा रहा है आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव्स फॉर अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका मेजर डिमेंशंस क्या है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का, इससे क्वेश्चन क्या आएगा, कहीं पे भी तुम लोगों को स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जैसा कुछ दिखा ना तो यही है डिमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, करेक्ट। एमआरएफ अगर तेल निकालने जा रहा है तो वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। एम मल्टी फंक्शनल मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज। आर रिसोर्सेज लगेगा, लोग एंड पैसा। एफ फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, पास्ट का कोई बात नहीं है। टी टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट आएगा। ई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ज्यादा फोकस है। एल लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी फोकस, लॉन्ग टर्म के साथ आगे चलना है। डन है चैप्टर 3 भी। अब इसके बाद चलेंगे चैप्टर 2 में, चल रहे कि 10 मिनट? ठीक है फाइन। क्या कर रहे थे? अब आ जाओ डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, ये चालू करेंगे। ठीक है तुम लोग 10 मिनट रुक जाओ, ऐसा कोई बात नहीं है।